हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड में आज हमारा टॉपिक है मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि परोक्ष कर के गुण। सुनिए, परोक्ष कर के पक्ष में निम्नलिखित बातें कही जाती हैं। नंबर फर्स्ट, कॉन्वीनिएंट यानी कि सुविधाजनक। करदाता इन करों का भुगतान छोटी छोटी किस्तों में तथा समयांतरों पर करता है। इस कारण ऐसे करों का भार महसूस नहीं होता। इसके अतिरिक्त चूँकि ये कर प्रायः मूल्य में सम्मिलित होते हैं, इसलिए करदाता को यह अनुभव नहीं होने पाता कि वह किसी कर का भुगतान कर रहा है। नंबर सेकंड, टैक्स एवेशन डिफ़िकल्ट। कर वंचन कठिन। इस प्रकार के करों की चोरी करना सरल नहीं होता, क्योंकि यह कर वस्तुओं के मूल्यों में सम्मिलित रहता है। अतः जब कोई व्यक्ति सामान खरीदता है तो उसे ये कर आवश्यक रूप से देने पड़ते हैं। नंबर थर्ड आता है इक्विटेबल यानी कि न्यायपूर्ण। ये कर न्यायपूर्ण होते हैं क्योंकि ये कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं। जिसको सभी व्यक्ति अपनी अपनी क्षमता के अनुसार खरीदते हैं और कर का भुगतान करते हैं। इस दृष्टि से ये कर आनुपातिक हुए, लेकिन विलास की वस्तुओं पर अधिक ऊंचा कर लगाकर इन्हें प्रगतिशील बनाया जा सकता है। नंबर फोर्थ, इलास्टिक यानी कि लोचदार। यदि कर अनिवार्यताओं पर लागू किया जाए तो ये बहुत लोचदार हो जाते हैं, क्योंकि आवश्यक वस्तुओं पर कर की थोड़ी सी वृद्धि करने पर बहुत आय प्राप्त हो सकती हैं। नंबर फिफ्थ, सोशल बेनिफिट सामाजिक लाभ। परोक्ष कर को समाज सुधार के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है, जैसे शराब आदि पदार्थों तथा अन्य विलास की वस्तुओं पर कर लागू करने से इनका उपभोग घटता है और समाज अपनी आय का अधिकांश भाग अधिक लाभप्रद उपयोग की वस्तुओं की प्राप्ति के लिए व्यय करता है। नंबर सिक्स, वाइडर टैक्स बेस यानी कि कर का आधार विस्तृत होना। इन करों से देश की कर प्रणाली का आधार बहुत विस्तृत हो जाता है। नंबर सेवेंथ, पॉपुलर यानी कि लोकप्रिय। ये कर लोकप्रिय होते हैं क्योंकि इनको भुगतान करने में करदाता को कोई कष्ट नहीं होता। नंबर एट्थ, इकोनॉमी यानी कि बचतपूर्ण। ये कर बहुत बचतपूर्ण होते हैं और इनको वसूल करने में सरकार को अधिक व्यय नहीं करना पड़ता। अब आते हैं डीमेरिट्स ऑफ इंडियन इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि परोक्ष कर के दोष। इसमें फर्स्ट है नॉट इक्विटेबल यानी कि न्याय संगत नहीं। चूँकि ये कर प्रायः उपभोग की वस्तुओं पर लगाए जाते हैं, इसलिए इनका भार निर्धन वर्ग पर अधिक पड़ता है, जो कि न्याय संगत नहीं है। नंबर सेकंड, अनसर्टेनिटी यानी कि अनिश्चितता। इन करों से प्राप्त होने वाली आय अनिश्चित होती है।
और उसका ठीक ठीक पूर्वानुमान लगाना कठिन होता है। नंबर 3, अनइकोनॉमिकल यानी कि अमित व्ययी, इनको वसूल करने में अधिक व्यय करना पड़ता है, अतः मितव्ययी नहीं हैं। नंबर 4, लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस यानी कि नागरिक चैतन्यता का अभाव, चूँकि करदाता परोक्ष करों का भुगतान करते समय यह महसूस नहीं करता कि वह कर दे रहा है, इसलिए ये कर नागरिकता जागृत करने के में असमर्थ होते हैं। नंबर 5, अनइलास्टिक बेलोचता, यदि परोक्ष कर केवल विलास की वस्तुओं पर लगाए जाते हैं तो इनमें लोच का अभाव रहता है, क्योंकि इस प्रकार की वस्तुओं की मांग लोचदार होती है। मंदी काल में परोक्ष करों से बहुत कम आय होती है। नंबर 6, रिडक्शन इन इफेक्टिव डिमांड यानी कि प्रभावोत्पादक मांग का कम होना, परोक्ष करों द्वारा वस्तुओं का उपभोग कम हो जाता है, जिससे उत्पादक को क्षति पहुंचती है। वस्तुओं की प्रभावोत्पादक मांग कम होने से बेकारी और आर्थिक अनिश्चितता उत्पन्न होती है। नंबर 7, रीग्रेसिव यानी कि प्रतिगामी, ये कर प्रतिगामी होते हैं क्योंकि इनका भार निर्धन लोगों पर पड़ता है। नंबर 8, मिडिल मैन यानी कि मध्यस्थ, इन करों में यह दोष भी है कि सरकारी और अंतिम उपभोक्ता के बीच अनेक मध्यस्थ होते हैं, जिससे वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। आगे देखिए, अब आती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टैक्स सिस्टम की अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएं। सुनिए, इसमें अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएं इसकी निम्न हैं। नंबर फर्स्ट है ईच टैक्स इज पार्ट ऑफ होल टैक्स सिस्टम यानी कि प्रत्येक कर संपूर्ण कर प्रणाली के अंग के रूप में प्रत्येक कर को एक एकीकृत अथवा संयुक्त कर पद्धति के रूप में ही देखा जाना चाहिए। इस दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए कि कर व्यवस्था में उसका समुचित स्थान क्या है। कारण यह है कि कोई भी कर पृथक रूप से अच्छा या बुरा हो सकता है, परंतु संपूर्ण कर पद्धति के अंग के रूप में उसकी स्थिति ठीक इससे उल्टी हो सकती है, क्योंकि कर पद्धति के अंग के रूप में हो सकता है कि यह अन्य करों के बुरे प्रभाव को दूर कर दे अथवा अन्य करों से कुछ अवांछनीय परिणामों को और भी बढ़ा दे। अतः सरकार के समक्ष एक समस्या यह रहती है कि एक संतुलित एकीकृत तथा समरूप कर पद्धति का निर्माण कैसे किया जाए। इस समस्या का समाधान केवल तभी हो सकता है जबकि कर व्यवस्था के संपूर्ण ढांचे में किया जाए। संपूर्ण ढांचे में विभिन्न करों का ताना बाना ऐसे बुना जाए कि उससे कर पद्धति में एक रूपता आए और उसका विरोध कम से कम हो। नंबर 2, इक्विटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्डन ऑफ टैक्स यानी कि करों के भार में वितरण की समानता। प्राचीन समय से ही समानता अथवा न्यायशीलता को करारोपण का एक सर्व स्वीकृत आदर्श माना जाता है। करों के
बाहर के न्यायपूर्ण वितरण के संबंध में 3 सिद्धांत मुख्यतः प्रचलित हैं। फर्स्ट, कैनोन ऑफ बेनिफिट, लाभ का सिद्धांत। इस सिद्धांत को जैसे को तैसा सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार करदाता से उतना कर वसूल करना चाहिए जितना लाभ राज्य की संरक्षणता में उसे प्राप्त होता है। नंबर सेकंड, कैनोन ऑफ सर्विस, सेवा लागत का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सरकार जो सेवाएं नागरिकों को प्रदान करती हैं उनकी वास्तविक लागत के अनुसार कर की दर निश्चित होनी चाहिए, अर्थात कर सरकार को उसकी सेवाओं की लागत के रूप में दिए जाने चाहिए। नंबर थर्ड, कैनोन ऑफ एबिलिटी, करदान योग्यता सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कर भार व्यक्तियों पर उनकी करदान योग्यता के अनुसार लगाया जाना चाहिए। संक्षेप में एक अच्छी कर पद्धति वह है जो न्यूनतम कुल त्याग के संबंध में आश्वस्त करे और जो समाज के निर्धन वर्ग के मुकाबले धनी वर्ग पर ही अधिक बोझ डाले। अतः एक अच्छी कर पद्धति प्रगतिशीलता के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। नंबर थर्ड आता है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, सार्वलौकिक प्रयोजनीयता। कर इस प्रकार के होने चाहिए कि जिन लोगों को की कर देने की योग्यता एक समान हो उन पर करों का बोझ भी एक सा पड़ना चाहिए। नंबर फोर्थ, रिलेटेड टू नेशनल इनकम। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।